जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे बजट 2025-26 का बजट है ये। इसमें केंद्रीय बजट भी है, यूपी बजट है। ये नोट्स है, मुझे नोट्स ये मिली है कहीं से, बहुत अच्छी नोट्स है। इसको हम पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही नोट है। तो इसमें हम देखेंगे, पहला है पॉइंट है कि केंद्रीय बजट जो है ये कब का है। तो पहले हमें देखना है कि ये जो केंद्रीय बजट है वो ये 2025-26 का है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे भारत का पहला बजट जो है कब पेश हुआ था। तो ये जो पहला बजट है 7 अप्रैल 1860 को ये पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा लाया गया था। पहला जो बजट है वो 7 अप्रैल को 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा। और स्वतंत्रता का पहला बजट कब आया था, तो किसने पेश किया था, तो ये आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा। और ये 26 नवंबर 1947 को, ठीक है, 26 नवंबर 1947 को इन्होंने जो है स्वतंत्रता का पहला बजट जो है पेश किया था। फिर अधिकतर बार बजट पेश किया था किसने, अधिकतर बार अगर पूछे तो मोरारजी देसाई जो थे, इन्होंने सर्वाधिक बार इन्होंने पेश किया है। सर्वाधिक बार में भी इन्होंने अगर पूछे तो कभी 10 बार इन्होंने दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है पी चिदम्बरम, तो इन्होंने 9 बार, इन्होंने कितनी बार, 9। तो पी चिदम्बरम ने कितनी बार, 9 बार। अगर ये पूछे कि सर्वाधिक मतलब लगातार सर्वाधिक बार किसने बजट पेश किया है, तो ये जो वित्त मंत्री हैं इस टाइम निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा जो है लगातार और सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया है। उसके बाद है, और कितनी बार, तो 8वीं बार इन्होंने पेश किया है 2025-26 का। सबसे लंबा बजट कब का था, तो 2020 में 2 घंटे जो है 42 मिनट का, और 2025-26 में था 1 घंटे 17 मिनट का। देखिए सबसे लंबा कब था, तो एक तो 2020 में था जो कि 2 घंटे का था, 2 घंटे 42 मिनट का। और उसके बाद सबसे लंबा कौन सा, तो 2025-26 का था 1 घंटे 17 मिनट का। जो इसमें हाईलाइट पॉइंट है रेड कलर से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ेंगे तो हम लोग सारा ही। अंतरिम बजट जो है वो आम बजट से पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अंतरिम बजट कब प्रस्तुत किया जाता है, तो वो आम बजट से पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और ये वित्तीय विवरण पूर्व बजट जो आर्टिकल इसका अगर पूछ दे तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आर्टिकल 112 कभी कभी अंतरिम बजट के नाम से भी पूछ देता है। पूर्व बजट पेश होने तक सेवा निरंतरता हेतु नोट इसमें दिया है। जैसे लेखानुदान आर्टिकल 116 भी जो है पूर्ण बजट से पहले पेश होता है। ठीक है, ये भी जो है आर्टिकल 116 के द्वारा लेखानुदान जो है वो पूर्ण बजट से पहले पेश होता है, किंतु इसमें चुनाव की कोई बात नहीं होती है। बजट तैयार करने हेतु नोडल निकाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बजट मतलब तैयार करने के लिए जो नोडल निकाय कौन है, तो इसका प्रभाग जो होता है वो आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय। आर्थिक मामलों का विभाग होता है प्लस वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और संबंधित मंत्रालय के परामर्श से रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश करना होना शुरू हुआ था। जैसे रेल बजट और आम बजट मतलब एक साथ कब मर्ज हुआ था, ठीक है, आम बजट तो ये कब मर्ज हुआ था, तो इसका हो जाएगा ना 2017 में। कुछ इम्पॉर्टेंट ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में दे देगा लगाने को, या फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बजट के चरण क्या है। तो देखिए इसको हम ऐसे याद करेंगे ना, बजट कैसे किस चरण में पेश होता है। तो जैसे पहले क्या होता है ना, बजट से पूर्व जैसे कभी मान लीजिए कोई चीज़ है किसी के सामने, अगर हमको उसको प्रदर्शित करनी हो तो उससे पहले हम उस चीज़ पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं, ठीक है, परामर्श कर लेंगे। उसके बाद उस चीज़ के लिए एक मतलब होता है ना, डाटा का संग्रहण करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि अगर किसी के सामने दिखानी है तो एक सही तरीके से है कि नहीं। तो पहले क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि ये चीज़ हमें मान लीजिए कोई बुक है, इसको हमें लॉन्च करना है। अब जब ये कन्फर्म हो गया कि बुक को लॉन्च करना है, अब बुक में हम देखेंगे कि उसमें डाटा सारा सही है कि नहीं, उसका विश्लेषण एक बार करते हैं कि बुक सही है कि नहीं। उसके बाद एक मसौदा तैयार करते हैं, ठीक है। मसौदा तैयार करने के बाद जब मसौदा तैयार हो जाता है बुक के लिए, बुक से हम इसको रिलेट कर दे रहे हैं, तो हम कैबिनेट की मंजूरी, अर्थात कि हम मतलब कुछ मेंबर होते हैं, उन मेंबरों की जो है उस पर मंजूरी करते हैं कि ये बुक हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो जब वो मंजूरी जब मिल जाती है तो उस बुक के लिए हम क्या करते हैं, उस बुक को हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, अर्थात कि जब प्रस्तुत करते हैं तो उस पर भाषण देते हैं। उसके बाद जो है सामान्य चर्चा होती है, अर्थात कि अनुमोदन होता है। फिर उसके बाद उस जो बुक पे अर्थात कि बजट पे क्या होता है, कार्य होता है, तो कार्यान्वयन। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा संशोधन होता है। बाय द वे अगर उस बुक में कोई दिक्कत है, मतलब कुछ गलतियाँ हैं, तो उसमें संशोधन अर्थात कि
अनुपूरक बजट होता है। फिर नेक्स्ट है कि 2025-26 में टोटल बजट कितना था। ये राष्ट्रीय मतलब भारत का बजट पूछ रहा है कि 2025-26 में टोटल बजट कितना था। तो ये हो जाएगा, लगभग याद रखना है कि 50 लाख, ठीक है। तो 50.65 लाख करोड़ है, ठीक है। 65 नहीं 65 है, 50.65 लाख करोड़ जो है इसमें कुल बजट है। और कुल प्राप्तियां अगर पूछेगा तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल प्राप्तियां याद रखना है। तो कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ कुल प्राप्तियां पूछता है। विकास के इंजन अगर पूछेगा इसमें तो क्या क्या है, तो देखिए कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है और निर्यात, ये इसके विकास के इंजन है। और जो इसमें है कि देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। जैसे ये एक मतलब नारा दिया गया था, क्वाइट था, मतलब एक लाइन था इसमें विकास के इंजन में कि देश सिर्फ भूमि नहीं है बल्कि इसके लोग हैं। और इसका जो विकास इंजन में कौन था, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। ये जो लाइन है मतलब देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं, इसमें तेलुगु कवि व नाटककार थे गुरजादा अप्पा राव, ये इन्होंने ये कहा था। फिर है विकसित भारत में शामिल कौन कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट है कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले विकसित भारत में गरीबी से मुक्ति, तो जो एसडीजी का जो 17 है उससे ही रिलेट है कि पहले हम क्या करेंगे कि किसी गरीब को गरीबी से मुक्ति कराएंगे, मतलब कि उसको हम क्या करेंगे तो गरीबी उसकी दूर करेंगे, तो गरीबी से मुक्ति हो गया। फिर हम उसके लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध करेंगे, अर्थात 100% अक्षय स्तर की शिक्षा। उसके बाद हम उसकी स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, तो बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा। उसके बाद जब उसका तीनों सही हो जाएगा, गरीबी से भी मुक्ति मिल जाएगी, शिक्षा भी मिल जाएगा, स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा, तो अब उसको हम रोजगार देंगे ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। अब इसके लिए फिर क्या होता है, महिलाएं आ जाती हैं कि 70% महिलाएं भी इस चीज़ में होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, लास्ट है कि देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान हैं, ठीक है। फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले कौन है, तो किसान है। फोकस इसमें क्या क्या है, तो फोकस पे यही हो जाएगा कि गरीब हैं, फिर युवा हैं, ठीक, गरीब और युवा, और उसके बाद किसान और उसके बाद नारी। अब मान लीजिए हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया को अदर कंट्री में हमें फोकस पे बनाना है, तो हम किस पे काम करेंगे, तो पहले तो इंडिया से हम क्या करेंगे, तो गरीबी ख़त्म करेंगे। दूसरा जो युवा बेरोज़गार है उसको हम रोज़गार देंगे, तो दूसरा आ गया। तीसरा जो कि हम जिसके भरोसे हम खाते हैं पीते हैं, किसान, उनके लिए कुछ करेंगे। उसके बाद चौथे में महिलाओं के लिए हमें कुछ करना है। तो अगर ये चारों चीज़ें सही होंगी तो हमारा जो कंट्री है वो अदर कंट्री में एकदम फोकस पे रहेगा, ऐसे याद कर लीजिए। थीम इसका जो होता है वो है सबका विकास। नेक्स्ट पॉइंट कि कृषि विकास को बढ़ावा और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना, ये इसमें दिया है, कृषि विकास को बढ़ाना और ग्रामीण समृद्धि। तो जैसे बिहार में अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि मखाना बोर्ड का किस राज्य में बनेगा, तो बिहार में। कपास उत्पादकता मिशन जो है वो 5 वर्षीय मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। और फिर है ये केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण, जो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है इसके तहत है कि केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण जो है वो 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा है। तो कभी ये यहीं पे दे देगा दीर्घकालिक ऋण की सुविधा है, तो ये गलत है। ऐसे हमें याद रखना है कि अल्पकालिक ऋण की होगी, और कितनी होगी, तो 7.7 करोड़ रुपए हैं। इसमें है कि 5 लाख तक ऋण में वृद्धि, ठीक है, 5 लाख तक ऋण में वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है, तो धन धान्य जो कृषि योजना है वो कृषि जिला विकास कार्यक्रम है। इसमें ये था कि कितने जिले शामिल होंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने जिले जो हैं मतलब कृषि जिला विकास कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इम्पोर्टेंट है 100 जिले शामिल होंगे और 1.1 करोड़ किसानों को मदद मिलेगा इससे। दलहन में आत्मनिर्भरता, तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, तो इसमें हो जाएगा ना, दलहन में हमें 3 दालें याद रखनी है। कौन सी, तो एक तो तुर की दाल, उड़द की दाल और मसूर, इस पे विशेष ध्यान दिया गया है। और 6 वर्षीय मिशन है। तो इन दलहन को हम ऐसे नहीं बोलेंगे ना, जैसे दलहन तो दाल वगैरह खिलाने के लिए लोग ना एकदम टूट जाते हैं कि दाल खानी है, लेकिन बच्चे जो है ना उड़ जाते हैं, अर्थात कि वो दाल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो तुर और उड़द हो गया, और ये चीज़ें हर घर की मसूर हैं, तो मसूर हो जाएगा। 3 दालें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ दाल दे देगा और पूछेगा कौन सा इसमें नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक, डीबीटी
कैश आउट और ईएमटी पिकअप अन्य डिजिटल सेवाएं हैं। नेक्स्ट है कि जो एमएसएमई को सहायता एवं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। एमएसएमई को सहायता मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना, जिसमें कि उद्यम पोर्टल लॉन्च होगा। इसमें क्या होगा ना कि जो सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड पहले कितना था, तो पहले साल 10 लाख कार्ड था। अब पहले क्या था, तो पहले साल 10 लाख कार्ड, अब है 5 लाख रुपए सीमा हो गई है इसकी। ठीक है, सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड। फिर है पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना जो थी उसमें था कि महिला SC ST सहित हैं, और अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, इसके तहत ये जो अभी हमने पढ़ा कि क्रेडिट कार्ड के तहत जो उद्यम पोर्टल लॉन्च होगा। ठीक है, उसमें नेक्स्ट विनिर्माण मिशन जो है व्यापार सुगमता, नौकरी भविष्य के लिए, जलवायु परिवर्तन अनुकूल प्रौद्योगिकियाँ, फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए, जैसे जो फुटवियर है या लेदर क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च हुई है। लॉन्च नहीं, ये आई है। पूछेगा कि फोकस प्रोडक्ट स्कीम का जो है संबंध किससे है, तो फुटवियर और लेजर क्षेत्र के लिए है। तो फोकस है प्रोडक्ट, किस फोकस पे हम मतलब कौन सा प्रोडक्ट पे हम फोकस करते हैं, तो जो लेदर की बनी होती है, अर्थात जब फुटवियर वगैरह लेते हैं तो लेदर की। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता जो है वो बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित होगा। बिहार में क्या होगा, तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो है स्थापित होगा। ऋण सुविधाएं कुछ इम्पॉर्टेंट हैं इसमें हमें ये पढ़नी है। जैसे कि देखिए एमएसएमई का वर्गीकरण अगर पूछे तो सूक्ष्म उद्यम जो है, यहाँ पे देख लीजिए सूक्ष्म उद्यम संशोधित वाला देखना है, वर्तमान में 1 करोड़ है और हमें संशोधित देखना है कि 2.5 करोड़ है। ठीक है, निवेश और टर्नओवर कितना हो रहा है, तो 10 करोड़ संशोधित। और लघु में कितना, लघु उद्यम में हो जाएगा, निवेश संशोधित कितना है 25 करोड़ और टर्नओवर कितना हो रहा है 100 करोड़। मध्यम उद्यम में कितना हो जा रहा है, तो निवेश संशोधित हो जा रहा है 125 करोड़ और टर्नओवर हो जा रहा है 500 करोड़। लेकिन एक बार हम सारा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। वर्तमान और संशोधित, जैसे एमएसएमई है तो 5 करोड़ वर्तमान है और संशोधित 10 करोड़ रुपए हैं। स्टार्टअप में कितना है, तो 10 करोड़ रुपए वर्तमान में है और संशोधित 20 करोड़ है। निर्यातक एमएसएमई का कितना है, 20 करोड़ रुपए और संशोधित भी 20 करोड़ है। अब वर्गीकरण जब इसका करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वर्तमान और संशोधित दोनों में, अर्थात कि निवेश में हम देखेंगे तो जो सूक्ष्म उद्यम है उसमें 1 करोड़ जो है निवेश वर्तमान में है, लेकिन संशोधित कितना हो जाएगा, तो 2.5 करोड़। लेकिन अगर टर्नओवर देखेंगे तो 5 करोड़ हो जाएगा वर्तमान में और संशोधित हो जाएगा 10 करोड़। वहीं लघु उद्योग में देखेंगे तो वर्तमान में जो निवेश हो जाएगा वो 10 करोड़, लेकिन संशोधित हो जाएगा तो 25 करोड़। वर्तमान में टर्नओवर जो हो जाएगा 50 करोड़ हो जाएगा और जो संशोधित हो जाएगा 100 करोड़। मध्यम उद्यम में देखते हैं कि निवेश जो होता है ना वर्तमान में 50 करोड़ होगा और जो संशोधित हो जाएगा वो हो जाएगा 125 करोड़ और टर्नओवर जो है वर्तमान में 250 करोड़ और संशोधित हो जाएगा 500 करोड़। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, जैसे दिया है यहाँ पे सूक्ष्म आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। पहले वाले में था 8 करोड़ बच्चों को, 1 करोड़ महिलाओं को सहायता। ये सूक्ष्म आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आईआईटी क्षमता विस्तार, सभी जिला, यहाँ से कुछ जिलों का नाम दे सकता है, पूछ सकता है, तो सभी जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाएंगे। और भारतीय पुस्तक स्कीम, पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन। ठीक है, और कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, तो इसमें ये था ना कि उत्कृष्टता केंद्र है कौशल प्रशिक्षण के लिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जो अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं जो हैं वो अगले 5 साल में भारत के 50,000 स्कूलों में जो है मतलब ये प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं अगले 5 साल में कितने, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितने स्कूलों में, तो 50,000 स्कूलों में। शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र जो है परिव्यय है इसका 500 करोड़ रुपए। अगर शिक्षा के लिए मतलब उसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई वाला जो है उसके लिए कितना, तो 500 करोड़। और एक इम्पॉर्टेंट था कि यूपी में जो है एआई का जो मतलब जो बन रहा है उसके लिए अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लखनऊ है एआई सिटी। ऐसे ग्रामीण माध्यमिक स्कूल व स्वास्थ्य केंद्र में
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जो ग्रामीण व माध्यमिक स्कूल व स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, अर्थात कि देखिए क्वेश्चन दे देगा कि ग्रामीण व प्राथमिक यहीं पे या फिर शहरी माध्यमिक है, मतलब शहरी कुछ कर सकता है, तो हमें याद रखना है कि ग्रामीण व माध्यमिक स्कूल व स्वास्थ्य में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट चिकित्सा शिक्षा विस्तार में 1000 सीटें अतिरिक्त, लक्ष्य अगले 5 साल में कितना हो जाएगा, तो 75,000 सीटें जोड़ा जाएगा। मतलब जो चिकित्सा शिक्षा विस्तार होगा ना, उसमें मतलब 10,000 सीटें अतिरिक्त मतलब हैं, और अगले 5 साल में ये 75,000 सीट जोड़ी जाएगी। फिर नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आदि सहायता सुधार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों का कल्याण, तो ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन व पीएम जन आरोग्य के तहत देखरेख। अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को जो लोन है वो कितना मिलेगा, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है ये मिलेगा, और इसमें 50 वर्षीय ब्याज फ्री 50 वर्षीय ब्याज फ्री लोन है ये अवसंरचना विकास के लिए जो है 1.5 लाख, ये इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन, जल जीवन जो मिशन है उसके तहत जो है 100% विस्तार, मतलब कितना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन से 3 चीज़ें हमें याद रखनी है, कितना इसका विस्तार करना है, तो 100% विस्तार करना है, और कब तक, तो 2028 तक, और कितनी इसमें राशि है, तो 67,000 अर्थात कि 67 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में आवंटित है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन दे सकता है कितनी मतलब इसमें राशि आवंटित। उसके बाद आ जाएगा कि जैसे विद्युत क्षेत्रों में क्या है, तो विद्युत क्षेत्रों में सुधार, राज्यों को सुधार हेतु प्रोत्साहन, परिसंपत्ति जो है मौद्रीकरण स्कीम का दूसरा चरण है। फिर है सही चुनौती निधि है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे जैसे कि सामुद्रिक विकास निधि जो है, सामुद्रिक विकास निधि के तहत कितनी मतलब राशि आवंटित है, तो 25,000 करोड़ रुपए दिया गया है, जिसमें कि जो सामुद्रिक विकास निधि में 25,000 करोड़ रुपए दिया गया, इसमें जो है 49% जो है वो सरकार द्वारा मतलब दिया जाएगा, केंद्र सरकार इसमें 49% की भागीदारी पे है, ठीक है। और जो 51% है वो राज्य करेगी, अर्थात जिस राज्य में मतलब इसका हो रहा है विकास निधि जो इसका बनाई जाएगी वो, और प्लस जो समुद्र की देख रेख करने वाली मतलब वो रहेगा, जो समुद्र की देख रेख करता होगा उसके तहत किया जाएगा, तटवर्ती जो क्षेत्र की जिसके एरिया में आएगा। विकास भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या है, उड़ान स्कीम के तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य तक, कितने, तो 120, और कब तक, तो 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उड़ान स्कीम के तहत है, और कब तक, तो 10 वर्षों तक। कितने नए गंतव्य हैं, ये जो है सर्कल कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 नए गंतव्य, और कितने यात्रियों को ले जाने के लिए, तो 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। भविष्य में बिहार की ज़रूरतों हेतु वित्त सहायता जो है वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पश्चिमी कोसी नहर है। पूछ सकता है ना कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मतलब कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बिहार राज्य में है, ठीक है। वही पटना पश्चिमी कोसी नहर। स्वामी निधि और 2 योजना में कितना आवंटन है, तो 15,000 करोड़ रुपए हैं। स्वामी निधि 2 जो 2 है उसमें योजना कितना है, तो 15,000 करोड़ है। 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करना। उसके बाद दिया है पर्यटन क्षेत्र में रोजगार, तो शीर्ष जो है वो 50 पर्यटक गंतव्य का विकास हुआ है। ई वीज़ा, होम स्टे, यात्रा सुगमता। उसके बाद फेलोशिप के बारे में, उसके बाद यहाँ दिया जैसे कि पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत कितनी मतलब 1000, तो 10,000 फेलोशिप, और ये किसको, तो IITS और IISc में रिसर्च और फेलोशिप के लिए। फिर नेक्स्ट है कि फसल जीन बैंक स्थापित होगा, तो ये जो है फसल जीन बैंक स्थापित होगा 10 लाख जर्मलाइंस के साथ दूसरा होगा ये। ज्ञान भारत मिशन क्या था, कि ज्ञान भारत मिशन के लिए ना अगर यहाँ पे पूछ सकता है कि संबंध भी किससे है, और अगर ऐसे भी दे सकता है कि 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि 1 करोड़ पांडुलिपि तो है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि डिजिटल संरक्षण है, ठीक है। निजी क्षेत्र अनुसंधान विकास नवाचार में कितनी राशि आवंटित की गई है, तो निजी क्षेत्र के लिए राशि जो है वो
कितनी है, तो 20,000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है, ठीक है, 20,000। तो निजी क्षेत्र जिस इंसान के पास रहता है वो इंसान मतलब हज़ारों में 20 होता है, तो अर्थात कि 20,000 याद कर सकते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन जो है सेक्टर एंड मिनिस्ट्री के आधार पर ये था कि भारत ट्रेड नेट की स्थापना, डिजिटल अवसंरचना, वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित होंगे, एयर कार्गो के लिए भंडार गृह की सुविधा होगी। ये इम्पॉर्टेंट है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई जो है वो 74% से बढ़कर 100% हो गई है। बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई है, नया आयकर विधेयक लाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यों के लिए निवेश अनुकूल सूचकांक जारी होगा। जन विश्वास विधेयक जो है इसमें 100+ प्रावधानों को क्या किया गया है, तो गैर आपराधिक मतलब समझिए ना, इसमें ये था कि जो जन विश्वास विधेयक आया था ना, तो 100+ प्रावधानों को क्या किया गया था, मतलब फाइनल किया गया था जो गैर आपराधिक था इसको। और फिर 36 जीवन रक्षक दवाओं, अब देखिए इम्पॉर्टेंट है ये भी, 36 जीवन रक्षक दवाओं को छूट सूची में कर दिया गया है, ठीक है, जिस पे कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन 6 दवाएं ऐसी हैं जिस पे कि 5% शुल्क वाली सूची में है, मतलब 6 दवाएं ऐसी हैं जिसको 5% की शुल्क मतलब सूची में है। टैक्स स्लैब क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। टैक्स स्लैब क्या है, तो 0 से 4 लाख जो है, और 4 से 8 लाख और 8 से 12, इतना जो है इसमें जो है ना, इसमें मतलब नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इतना। अगर वो फिर अगर 12 से लेके 16 लाख पे 15% का देना पड़ेगा, मतलब 15% का। वहीं अगर 16 से 20 लाख तक का है तो इसमें 20% का जो है टैक्स देना पड़ेगा, और वहीं 20 से 24 लाख है तो 30% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इतने रुपए पे इतना टैक्स देना पड़ेगा, ये हो गया। रुपए आता कहाँ से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रुपए जाता कहाँ है। तो रुपए देखिए आता कहाँ से है, तो ये उधार ऋण, मतलब जब उधार लेते हैं तो कितना आता है, तो 24% जो है ऋण आता है, मतलब पैसे आते हैं उधार से। आयकर से आता है, ठीक है, 22%, जीएसटी से आता है 18%, और निगम कर से आता है 17%। तो हमें ये याद रखना है, गैप से भी याद कर सकते हैं, और या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उधार 24 साल का लड़का लेता है, अर्थात रुपए आएंगे तो 24%, तो ठीक है, आय हमारी मतलब बढ़ेगी, आय या फिर आयु हमारी 22 साल, ऐसे याद कर सकते हैं। जीएसटी हमें कब समझ में आया, जब हम 18 ईयर्स के हुए हैं, तो 18%, और निगम कर से कितना है, तो 17% है, ठीक है। और फिर रुपए जाता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जाता है राज्यों को ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, राज्यों को ट्रांसफ़र होता है, तो वो 22% है। जो ब्याज वगैरह लिए रहते हैं तो उसमें ब्याज भुगतान में 20%, जो केंद्रों के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं तो उसमें 16% जाता है, और रक्षा में 8% जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्सिडी में जाता है 6%। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं, लगभग 34.2 लाख करोड़ जो है राजस्व प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी है, लगभग 16.4 लाख करोड़ पूंजीगत प्राप्तियाँ। राजस्व व्यय कितना है, तो इसका हो जाएगा 39.4 लाख करोड़ जो है ये राजस्व व्यय है, और पूंजीगत व्यय कितना है, तो 15.5 लाख करोड़ जो है, 15.5 लाख करोड़ जो है ये पूंजीगत व्यय है। राजस्व व्यय कितना है, तो 39.4 लाख करोड़ है, ठीक है। राजकोषीय घाटा कितना है, तो 4.4% राजकोषीय घाटा है, इसको रट जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रमुख क्षेत्र और कितने करोड़ रुपए, कितनी राशि का आवंटित किया गया है। जैसे रक्षा क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रक्षा हम मोटा मोटी इसको याद कर लेते हैं डिजिट से, ठीक है, पहला डिजिट याद करेंगे तो थोड़ा माइंड में रहेगा। रक्षा में जैसे रक्षा मेरी चारों तरफ से होती है, तो 4,90,091 ऐसे याद कर लीजिए, 4,91,732। फिर ग्रामीण विकास में कितनी है, तो 2 लाख है। गांव का विकास होगा, ठीक है, गांव का विकास होगा तो मतलब गांव जो है दोगुना तरक्की करेगा, दोगुना विकास करेगा, तो 2 लाख है, 66,817, ठीक है। गृह मंत्रालय की कितनी है, तो गृह मंत्रालय की 2,33,211। तो गृह जो समझिए कि आजकल लोगों के 2-2 घर हैं, ठीक है, तो 2,33,211। कृषि और संबंध से कितना हो जाएगा, तो
कृषि एक ही होती है, तो कृषि 1,71,437। शिक्षा से कितना होता है? 1,28,650। और स्वास्थ्य से कितना होता है? तो 98,311। शहरी विकास से 96,777। और IT और दूरसंचार मतलब 95, वही 95,298। राजस्व घाटा कितना होता है? तो 1.5% का राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? 0.3%। प्राथमिक घाटा कितना है? तो 0.8%। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राथमिक घाटा। जैसे हमने अभी उसका पढ़ा ना, राजकोषीय घाटा कितना है? 4.4%। ऐसे ही प्राथमिक घाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.8% है। अब हम आर्थिक समीक्षा को जो है और यूपी का बजट, इसको हम एक में कर लेंगे, क्योंकि आर्थिक समीक्षा अभी ज़्यादा दी हुई है, वीडियो ज़्यादा मुझे लंबी नहीं करनी है, इसको हम एक में कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।